जोहार। और भी राहें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। मुझे याद है जब मैं स्कूल्स में पढ़ती थी और मुझसे पूछा जाता था कि अच्छा बड़े होके क्या बनना है, तो मैं कहती थी कि मुझे शिक्षक बनना है। करना ही क्या होता है, बस बच्चों को डांटना ही तो होता है। धीरे धीरे वक्त बढ़ा, थोड़ी सी दिमाग आई और समझ आया कि शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है और उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र होता है वो कितना पेचीदा होता है। आज और भी राहें कि इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि वैसे बच्चे या वैसे इंडिविजुअल्स जो शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार अगर आप इसकी पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद आगे क्या उसकी प्रोसीजर्स होती है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, इस सब पर चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि सिंह, HOD एंड एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। डॉक्टर शशि, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे वाकई ऐसा लगता है कि कई बार शिक्षक के रोल को और उनकी जो भूमिका होती है हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आज क्योंकि शिक्षक के बारे में बात होने वाली है और क्या कुछ अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जब हम कोर्सेज़ की बात करते हैं तो 12वीं के बाद क्या कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं हमारे पास? बिल्कुल ठीक कहा निधि आपने। कई बार ऐसा समझा जाता है कि जो कुछ नहीं कर सकता है वो टीचिंग कर सकता है, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो शिक्षक की भूमिका समाज में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर शिक्षक ना हो तो समाज का विकास नहीं होगा। शिक्षक को समाज का निर्माता, राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं। आज के समय में बहुत सारे युवा हमने देखे हैं जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं। और 12वीं के बाद अगर विद्यार्थी इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, जैसे BA BEd के कोर्स हैं, BSc BEd है और BLEd है, DLEd है। ये कोर्सेज अवेलेबल हैं 12वीं के बाद। लेकिन अगर विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो BEd वो कर सकते हैं, MEd कर सकते हैं अगर हायर एजुकेशन में टीचर बनना चाहते हैं तो। लेकिन 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड कोर्सेज जैसे कि BA BEd, BSc BEd, DLEd, BLEd हैं। जैसे आपने सबसे पहले बताया कि BEd जो कोर्स है, मुझे लगता है अभी सबसे ज़्यादा जो एक पॉपुलर कोर्स है या फिर जिन्हें शिक्षक बनना होता है सबसे ज़्यादा इसी कोर्स की बात होती है। तो ये जो 4 वर्ष का एक कोर्स होता है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन इन्वॉल्व होती है जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना है, और इसके साथ साथ जो पूरी BEd की एजुकेशन होती है वो इसमें एजुकेशन की आपको जानकारी इसमें मिलती है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे BLEd आपने बताया, उसमें फिर क्या किस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज होता है? जैसे अगर मैंने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में कर लिया है तो उसके बाद फिर मैं इस करियर को कैसे परस्यू करूं? अच्छा, BLEd के लिए देखिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है। वो BLEd मतलब हो गया है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। आपको अगर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनना है तो आप BLEd करेंगे या DLEd करते हैं। नॉमेनक्लेचर अलग अलग है, थोड़ा किसी स्टेट में BTC भी बोला जाता है, झारखंड में जैसे DLEd ज़्यादा प्रचलित है। तो वहाँ पे बस स्ट्रक्चर ये है कि आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है, उसका ध्यान रख करके आपका जो कोर्स डिज़ाइन होता है वो होता है। जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि 1 to 5 क्लासेस के लिए आप अपने आप को एज टीचर कैसे तैयार करेंगे वो समझाया जाता है। जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है, अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से संबंधित ही होते हैं, लेकिन उनका प्राइमरी लेवल में कैसे वो यूज़फुल हो इसी बात का ध्यान में रखा जाता है और कोर्स स्ट्रक्चर उसी तरीके से तैयार किया जाता है। तो मैं बस यहाँ पे यही कहूँगी कि BLEd या DLEd आप तभी करें जब आप प्राथमिक विद्यालयों में टीचर बनना चाहते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्राथमिक में उनका रुझान इस कोर्स के लिए भी रहता है, वो प्राथमिक विद्यालयों में बनना चाहते हैं तो वो BLEd या DLEd करते हैं। और जो फिर चाहते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों में बने या सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं उसमें टीचर बने तो उसके लिए फिर उनको
बीएड करना होता है, या बीएससी बीएड, बीए बीएड भी प्रचलित है। तो बीएससी बीएड, बीए बीएड में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बताना चाहूँगी आपको कि 2 लेवल में होता है। एक तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक भी बनना चाहते हैं प्राथमिक स्कूलों के, तो भी बीए बीएड या बीएससी बीएड के कोर्स करके आप जा सकते हैं आफ्टर 12th, ठीक है। लेकिन वहाँ पे बीए बीएड, बीएससी बीएड फॉर प्राइमरी, ये जिस भी संस्था में ये चल रहा है उन्होंने एनसीटी से उसके लिए रिकॉग्निशन लिया होगा। जैसे हमारा जो कोर्स है बीएड या फिर बीए बीएड, जो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जैसा निधि, जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी मान्यता एनसीटी से मिलती है ना। पहले रिकॉग्निशन जो है एनसीटी, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, वो देती है। फिर उसके बाद स्टेट में भी जो बोर्ड्स होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनसे मान्यता लेनी पड़ती है। जैसे डीएलएड यहाँ पे जैक मान्यता देता है, और कई जगह जो भी स्टेट के बोर्ड्स हैं वो मान्यता देते हैं। लेकिन बीएससी बीएड चाहे आप प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो, ये कई सारी यूनिवर्सिटीज़ इसकी मान्यता देती हैं। तो इन कोर्सेज़ को करके विद्यार्थी अगर वो चाहे कि एलिमेंट्री स्कूल्स में टीचर बनना चाहता है तो वो कर सकता है, या फिर हायर में अगर चाहता है कि बीए बीएड इंटीग्रेटेड ही करना है तो वो बीए बीएड या बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल का जो होता है उसमें वो एडमिशन ले सकता है, और ये कोर्स को करके वो आगे सेकेंडरी एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं उसमें टीचर बन सकता है। बिल्कुल। जैसे कि अभी हमने कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, क्या कुछ अवेलेबल है कोर्सेज, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे आए और अभी जो बच्चे 12वीं में हैं और आगे के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए कौन से ऐसे कॉलेजेस से पहले भी अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो क्या कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है, किसकी तैयारी करनी होती है बच्चों को, उसके बारे में थोड़ा सा आप उस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ बिल्कुल निधि, देखिए अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो बच्चों को ये ध्यान रखना होगा कि उनको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की जाती है एग्ज़ाम्स में। तो लैंग्वेज में चाहे वो हिंदी भाषा में अपीयर होना चाहते हैं या हिंदी भाषा से संबंधित कॉम्पिटेंसी पेपर में वो अपीयर होना चाहते हैं, उसमें ऑप्शन पूछा जाता है कि आप हिंदी भाषा संबंधित आप पेपर देंगे या इंग्लिश भाषा संबंधित देंगे, तो वो उनकी अपनी चॉइस होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी संबंधित पेपर होता है, दूसरा रीजनिंग से संबंधित पेपर होता है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग उससे संबंधित पेपर होता है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड पेपर भी होता है, जहाँ पर बच्चे का टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ये देखा जाता है कि वो टीचर बनना चाहता है तो उसमें टीचिंग की क्या क्षमता है, क्या कितनी कॉम्पिटेंसी है, तो वो इसका एक टेस्ट किया जाता है। और विषय संबंधित भी कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री है, बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, इसकी बेसिक नॉलेज संबंधित भी क्वेश्चन रहते हैं, जहाँ पर वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करता है। कई जगह इस 10th क्लास से संबंधित साइंस, मैथ्स या जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और कई जगह 12th क्लास से संबंधित जो साइंस, मैथ्स वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम अपने देश में देखें तो अभी कौन से ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बीएड की शिक्षा दी जाती है और बहुत ही चर्चित भी है देश भर में, वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या? अच्छा, देखिए मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। झारखंड में बस मैंने ये देखा है कि इससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में तो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, बीएड है, एमएड है, डीएलएड है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा कैंपस में नहीं है। अब आपका जो प्रश्न था कि देश की जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये इससे संबंधित कोर्सेज चलते हैं, टीचर एजुकेशन से संबंधित, तो मैं कहना चाहूँगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो अपना कैंपस है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वहाँ पर है टीचर एजुकेशन संबंधित जितने ये प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो या बीएलएड हो या फिर एमएड हो, उसके प्रोग्राम्स चलते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। देन हमारी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और जो नई इस्टेब्लिश्ड हुई हैं वहाँ पर भी ये है। जैसे हमारे आसपास अगर देखें हम झारखंड में हमारी यूनिवर्सिटी में बीएड है,
और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चला था, बीच में थोड़ा कुछ कारणों से बंद हो गया था, पर अभी हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं BA BEd और BSc BEd सेकेंडरी लेवल के लिए। और जो हमारी नेबरिंग यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, वहाँ पर है BA BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है, BA BEd BSc BEd MEd है, PhD है। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ जिनका मैंने नाम लिया वहाँ पर PhD भी चलते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी PhD प्रोग्राम है। और यहाँ पे महात्मा गांधी जो यूनिवर्सिटी है बिहार में, मोतिहारी में, वहाँ पर PhD है और वहाँ पे MA एजुकेशन है। स्कूल टीचर रिलेटेड तो नहीं है वहाँ पे कोई कोर्स। और साउथ में भी अगर आप देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्रा है, वहाँ पर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में अगर आप देखेंगे तो, और बाकी देश भर की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर टीचर एजुकेशन से संबंधित सभी प्रोग्राम्स और ख़ासकर बीएड या फिर BLEd या इंटीग्रेटेड जो BA BEd है ये चलाए जाते हैं। और बहुत सारी जो मैं यहाँ पर थोड़ा नाम लेना चाहूँगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी, जैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, वो भी आपने सुना होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस हैं। MIT यूनिवर्सिटी है जो नोएडा का कैंपस है, वहाँ पे सारे ये प्रोग्राम्स चलते हैं। और एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि जो नर्सरी टीचर्स होते हैं या इनको मतलब प्री प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स होते हैं, उनसे संबंधित जो कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्सेज, वो जैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर है, और भी अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर चलती हैं। और हमारे यहाँ एक मैं और आप मेंशन करना चाहूँगी, जैसे आपकी यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी ये सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड BA BEd का कोर्स है, BSc BEd है, MEd है, BEd 2 ईयर BEd है। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में टीचर एजुकेशन से संबंधित ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं सभी चलाए जाते हैं। और बहुत ही कम, मतलब रेयरली अगर आप गिनेंगे तो 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ ही पूरे देश भर में होंगी जहाँ पर टीचर एजुकेशन के कोई प्रोग्राम नहीं है। और देखिए ये प्रोग्राम ही इतना महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि शिक्षक के बिना हम किसी भी विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ ने भी शिक्षक की इस भूमिका को समझा और ये माना कि अगर हमें समाज में अच्छे शिक्षक देने हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उससे संबंधित प्रोग्राम्स अपने यहाँ चलाएँ और फिर क्वालिटी एजुकेशन दें ताकि अच्छे शिक्षक समाज को मिल सकें। यहाँ पे अगर हम जैसे BEd की बात कर रहे हैं और जितने भी डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, जब हम कोर्स स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो मुख्य रूप से क्या कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसके बारे में या फिर जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मेन कुछ सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में पढ़ाया जाता है? देखिए निधि, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे टीचर्स होते हैं स्कूल, अगर आप किसी स्कूल में देखें तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर होते हैं ना, हिंदी के टीचर होते हैं, साइंस के होते हैं, सोशल साइंस के होते हैं, मैथमेटिक्स के होते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग भी अपना कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो वहाँ पर जो पेडागॉजी सब्जेक्ट्स होती है उसमें हम खासकर ये देखते हैं कि जिस विषय में उस विद्यार्थी को उस शिक्षक बनना है, जैसे मैथमेटिक्स का टीचर बनना है तो उसकी पेडागॉजी सब्जेक्ट क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा। अगर उसको सोशल साइंस का टीचर बनना है, हिस्ट्री का टीचर बनना है, तो उसका जो पेडागॉजी सब्जेक्ट होगा वो सोशल साइंस होगा। और दूसरा भी एक सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो सोशल साइंस के साथ लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन रहता है, जहाँ पे लैंग्वेज में हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं। इसी तरीके से अगर मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो पेडागॉजी में साथ ही साथ साइंस या फिजिकल साइंस का कॉम्बिनेशन भी रहता है। अगर आप लाइफ साइंस, स्पेशली हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी में अगर आप देखें कि लाइफ साइंस PGT आप लाइफ साइंस में बनना चाहते हैं तो उसके साथ जो कॉम्बिनेशन पेडागॉजी में रहता है वो फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस का रहता है। तो एक तो पेडागॉजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि आगे जाकर के विद्यार्थी को उसी विषय में पढ़ाना है या उसी विषय में सबसे ज़्यादा उसको काम करना है। और दूसरा कुछ जो हमारे यहाँ हम अपने कोर्स स्ट्रक्चर में अन्य विषय जो रखे हुए हैं वो ये है कि जो ऐसे विषय हैं जो शिक्षा का आधार हैं, जैसे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जिन्हें कहा जाता है, जैसे कि साइकोलॉजी है ना, मनोविज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकते हैं अगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज ना हो,
है ना, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ ही साथ सोशियोलॉजी, है ना, कोई भी स्कूल आप देखेंगे कि एक सोसाइटी के लिए ही डेवलप होता है ना। स्कूल स्टैब्लिश किया गया वो इसीलिए किया गया कि उस सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, है ना। अगर छोटी छोटी अगर हम पहले सोसाइटी लें, फिर स्टेट आता है, फिर नेशन आता है, तो पहले सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए ही स्कूल स्टैब्लिश किया गया। तो उस सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान में रख कर के सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन संबंधित विषय पढ़ाए जाते हैं, देन फिलॉसफी से संबंधित विषय पढ़ाए जाते हैं। ये जो विषय हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी, ये शिक्षा का आधार बोले जाते हैं। और इसके अलावा हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। आज हम बहुत ज्वलंत मुद्दा है इंक्लूसिव, है ना, एजुकेशन की। समाज में हमको किसी को भी अलग थलग नहीं रखना है, बल्कि सबको इंक्लूड करके चलना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन संबंधित विषय होते हैं। साथ ही साथ हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट्स भी हम लोग अपने कोर्स स्ट्रक्चर में रखते हैं, क्योंकि बच्चे को जेंडर सेंसिटाइजेशन भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब किसी जेंडर को लेके वो बायस्ड ना हो, सभी जेंडर के लिए उनका एक अच्छा रुख हो, इससे संबंधित भी विषय हम लोग अपने कोर्स स्ट्रक्चर में रखते हैं। उसके साथ साथ हम लोग योगा जो है, जो कि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि योगा वगैरह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऐसा हम मान के चलते हैं कि शिक्षक की जो भूमिका है वो सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है ना। सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास नहीं करना है, बल्कि एक शिक्षक को विद्यार्थी का चहुमुखी विकास या 360 डिग्री डेवलपमेंट करना है, जिसमें कि उसका भावात्मक विकास भी करना है, उसका क्रियात्मक विकास भी करना है, उसमें कौशलों का विकास भी करना है। तो उससे संबंधित जैसे योगा के कोर्सेज हैं, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट के कोर्सेज हैं, फिर साथ ही साथ आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड भी हम कुछ सब्जेक्ट्स चलाते हैं। जैसे कि बच्चा साथ ही साथ, जैसे आप देखेंगे एक स्कूल टीचर जब वो बन के जाता है स्टूडेंट हमारा कोर्स पास करने के बाद, तो उसको कहीं ना कहीं स्कूल स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएं, वो कैसे पढ़ाए कि स्टूडेंट्स उसकी क्लास में पूरा इंटरेस्ट लें, ठीक है, क्लासरूम इंटरेस्टिंग रहे, उसकी टीचिंग इफेक्टिव बने। तो कहीं ना कहीं उसको टीचिंग एड्स का प्रयोग करना पड़ता है, और वो टीचिंग एड वगैरह आप तभी वो प्रयोग कर सकता है जब उसके अंदर क्रिएटिविटी आए, है ना। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में हम लोग जो अदर है, जैसे पेंटिंग है, ये सब का भी काम कराते हैं। कुछ क्राफ्ट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल से भी क्राफ्ट वगैरह स्टूडेंट तैयार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप अपना टीचिंग एड कैसे बढ़िया बनाएं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो आपके घर में आसपास जो चीज़ें हैं जिसको आपने वेस्ट समझ के इधर साइड में रख दिया है, उसका प्रयोग करके कैसे आप टीचिंग एड्स का तैयार करें, ताकि जब आप अपनी कक्षा में पढ़ाएं तो सारे विद्यार्थी आपको ध्यान से सुने, और जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो उसकी पूरी समझ आपकी कक्षा में हो जाए। तो इन सभी का ध्यान में रख कर के हम लोगों ने अपना कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, और इन ऐसे ही अदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम लोग कराते हैं। ये तो मैंने आपको सिलेबस में जो कोर्सेज हैं वो हम उसकी बात करी। उसके अलावा हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि टीचर भी कहीं आगे जाकर के अपने स्टूडेंट्स जब वो स्कूल में जाएगा तो वहाँ भी उसको बच्चों का जब ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है तो उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराना है। तो उसकी ट्रेनिंग भी हम कहीं ना कहीं बीएड में देते रहते हैं। तो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे क्विज़ ऑर्गेनाइज करना है, तो हम कई बार बच्चों को ये जिम्मेदारी भी दे देते हैं। पार्टिसिपेट तो वो करते ही करते हैं, लेकिन उन्हीं में से लीडर बना देंगे, कोऑर्डिनेटर बना देंगे कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व होइए, उसका पूरा तैयारी करिए। और साथ ही साथ एक टीचर मेंटोर भी रहते हैं उनको, जो साइड में गाइड करते रहते हैं। तो क्विज़ ऑर्गेनाइज कराना है, डिबेट कॉम्पिटिशन है, स्पीच कराना है, ग्रुप डिस्कशंस हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारे डेज़ के सेलिब्रेशन हैं, जैसे साइंस डे है, टीचर्स डे है, एजुकेशन डे है। तो इस तरीके से कई डेज़ वगैरह भी हम लोग सेलिब्रेट कराते हैं। फिर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कराई जाती हैं, और इन सभी एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो टीचर्स को सक्षम बनाया जाता है, या आप कह सकते हैं कॉम्पिटेंट बनाया जा सकता है, ताकि वो जब ये कोर्स को पूरा करके जब अपने दायित्व, अपनी भूमिका के रूप में आए, तो वो बच्चों को अपना 100% दे सके और उनका चहुमुखी विकास या उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो टीचर्स होते हैं उन्हें भी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ऑलराउंड उनके डेवलपमेंट पे भी जोर दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे कई बार जब हम किसी करियर की बात करते हैं
तो हमें कहा जाता है कि कुछ हमारे स्किल सेट्स हैं और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या उस कोर्स में हमारे वो स्किल सेट्स रिक्वायर हो पाएंगे या यूटिलाइज हो पाएंगे। हर करियर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम टीचिंग की बात करें तो अगर इस लाइन में आपको करियर बनाना है तो क्या कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट्स आप में होनी चाहिए या फिर जिसको ब्रश अप करना आपके लिए ज़रूरी है? देखिए, मैं निधि यहाँ पर ये थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि पहले ऐसा माना जाता था प्राचीन काल में कि शिक्षक, टीचर्स आर बॉर्न, शिक्षक पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ तब ये माना जाने लगा कि टीचर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा कोर्स है, यहाँ पे हम जो टीचिंग स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट हम स्टूडेंट्स में करते हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है उससे संबंधित मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको टीचिंग का पैशन है, अगर आप में पेशेंस है, ठीक है, अगर आपको अपने सब्जेक्ट में, कंटेंट में मास्टरी है, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसमें मास्टरी है और आप में पेशेंस है, आप स्टूडेंट्स, देखिए कई बार बच्चे होते हैं वो शरारतें भी करते हैं, आप जो सिखाना चाह रहे हैं वो उतना नहीं अटेंटिव हो पाते हैं, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। सिखाने में, समझाने में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तो आप में पेशेंस होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको एक लर्नर, अगर आप सीखने की हमेशा आप में चाह है तो आप इस फील्ड में आते हैं। और बाकी जो कौशल हैं, जो भी शिक्षण कौशल हैं, वो हम लोग अपनी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान या हमारे जो 2 ईयर बीएड की अगर मैं बात करूं तो 2 ईयर बीएड का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग सिखाते हैं। जैसे जो शिक्षण कौशल हैं, ठीक है, शिक्षण कौशल में जैसे आप देखेंगे निधि कि एक कक्षा में जब एक शिक्षक जाते हैं तो वो अपने, जैसे कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो उसका एक इंट्रोडक्शन देते हैं। साथ ही साथ जब इंट्रोडक्शन हो जाता है तो उस टॉपिक को वो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, बच्चों से पढ़वाते हैं, साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन करते हैं। ज़रूरत पड़ती है बोर्ड पे भी जाते हैं, है ना, टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। जब बच्चे प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और लास्ट में एक समरी से अपना लेसन कंक्लूड करते हैं। तो ये सब जो शिक्षण कौशल है ना, इसको हम लोग टीचिंग स्किल्स कहते हैं। तो ये जो शिक्षण कौशल है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि इंट्रोडक्शन देते हैं अपने लेसन का, तो प्रस्तावना कौशल हो गया, प्रश्न पूछते हैं बीच बीच में तो प्रश्न कौशल, एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल, या फिर एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं हिंदी में स्पष्टीकरण का कौशल। फिर जो पुनर्बलन देते हैं, है ना, शाबाश, बच्चे को और मोटिवेट जो करते हैं आगे पढ़ने के लिए, तो वो हो गया पुनर्बलन कौशल हो गया। फिर जो टीचिंग एड्स वगैरह का यूज़ करते हैं या जो अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं, थोड़ा बच्चों को कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, किस स्पीड से पूछना चाहिए, टीचर का जेस्चर क्या होना चाहिए, तो ये पुनर्बलन कौशल या स्टिमुलस स्किल कहते हैं। तो इन कौशलों का विकास हम पूरे अपने बीएड प्रोग्राम के दौरान करते हैं। खासकर फर्स्ट ईयर में, या हमारे यहाँ जैसे सेमेस्टर सिस्टम है तो हम सेकेंड सेमेस्टर में इन स्किल्स का विकास करने के लिए हमने माइक्रो टीचिंग, है ना, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, ये जो अलग अलग स्किल्स का मैंने नाम लिया उनका विकास किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण होता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और इसका विकास किया जाता है। फिर जब बच्चा हर एक छोटे छोटे कौशल जो हैं इनमें दक्ष हो जाता है तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्या है, टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग, अगर 35-40 मिनट्स की जो क्लासरूम टीचिंग है वो इन्हीं सब कौशलों का एकीकरण है, इंटीग्रेशन है ना। तो वहाँ पर फिर बच्चा मैक्रो लेसन प्लान या पूरा 35-40 मिनट का जो पार्ट है वो पढ़ाता है। और थर्ड सेमेस्टर में जब वो स्कूल जाता है, इंटर्नशिप के दौरान स्कूल में जाता है, तो वहाँ पे फिर वो जो स्कूल टीचिंग करता है वहाँ कहीं ना कहीं इन सभी कौशलों का वो प्रयोग करते हुए अपने पाठ को पढ़ाता है। तो इन कौशलों का हम लोग विकास अपने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान करते हैं। और बाकी यही है कि अगर जैसे आपके प्रश्न पे अगर मैं आऊँ कि रिक्वायर्ड क्या स्किल्स हैं, मतलब तो एक है कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा है कि आपका अपने कंटेंट पे मास्टरी होनी चाहिए, है ना, जो भी आप जिसके टीचर बनना चाहते हैं तो वो एक स्किल होनी चाहिए। प्लस एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर, आप एक टीचर हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब भी आपकी स्किल्स थोड़ी अगर अच्छी हैं तो आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में। बिल्कुल, वाकई आज डॉक्टर शशि ने काफ़ी हमें
अच्छे से समझाया ये जो कोर्स है, जिनको एजुकेशन में अपनी करियर बनानी है तो क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कॉलेजेस अवेलेबल है। इनफैक्ट 2020 में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें भी ना सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात कर रहे थे तो इस बारे में भी बात की गई कि किस तरीके से टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, तो उस पर भी काम हो रहा है। डॉक्टर शशि, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।